क्या देख रहे हो आशीष? अरे यार 31 मार्च आ रहा है तो टैक्स ना कटे, इसके लिए मैं इन्वेस्टमेंट प्लान देख रहा हूँ। भाई फाइनेंशियल ईयर खत्म होने को और तुम्हें अब होश आ रही है। यार क्या करूँ, मुझे याद तो था लेकिन मेरे दिमाग से उतर जाता है। देखो, टैक्स सेविंग की प्लानिंग ना हमेशा फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के साथ ही करनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं अगली बार से मैं जरूर ध्यान रखूंगा। बिल्कुल याद रखना। और वैसे अब कुछ तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं? यार 80C की लिमिट तो APF और बीमा पॉलिसी से खत्म हो गई, लेकिन अब मैं टैक्स कहाँ बचाऊँ? तुम्हारे पास तो होम लोन भी है ना, तो उसे क्लेम कर दो और अगर कुछ रह भी जाता है तो NPS में इन्वेस्ट कर दो। लेकिन NPS तो रिटायरमेंट फंड के लिए होता है ना। हाँ, लेकिन ये टैक्स भी बचाता है। तो सिर्फ टैक्स बचाने के लिए NPS में इन्वेस्टमेंट करना ठीक होगा? आशीष अकेले नहीं हैं, इनके जैसे लाखों लोग टैक्स बचाने की माथापच्ची में लगे हुए हैं, क्योंकि 31 मार्च करीब है। ऐसे में जब सरकार बचत को बढ़ावा देने के मूड में नजर नहीं आ रही है, जिसकी झलक हमें बजट 2023 में दिखी, 80C, NPS समेत निवेश को बढ़ावा देने वाले विकल्पों को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ। ऐसे में आशीष जैसे लोगों के मन में NPS को लेकर सवाल उठने लाजमी है। आइए चलते हैं आशीष के सवाल पर। क्या टैक्स बचाने के लिए NPS में निवेश करना सही है? इससे पहले ये जान लेते हैं कि क्या होता है NPS के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम एक सरकारी रिटायरमेंट स्कीम है। 18 से ऊपर का कोई भी भारतीय ये खाता खुलवा सकता है। NPS में निवेश करके रिटायरमेंट प्लानिंग और टैक्स सेविंग दोनों काम एक साथ किए जा सकते हैं। 31 जनवरी 2023 तक देश में NPS सब्सक्राइबर की संख्या 1,69,74,190 है। NPS में दो तरह के खाते होते हैं। टियर 1 खाते में लॉक इन पीरियड होता है, लेकिन इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, जबकि टियर 2 अकाउंट से आसानी से पैसे निकाले जा सकते हैं, लेकिन इसमें टैक्स छूट नहीं है। आयकर कानून के सेक्शन 80CCD1B के तहत NPS में निवेश करने पर 50,000 रुपए की अतिरिक्त डिडक्शन मिलती है। ये कटौती सेक्शन 80C की छूट के ऊपर है। 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट है। आशीष जैसे कई लोग जिनकी 80C की लिमिट EPF कंट्रीब्यूशन, बीमा पॉलिसी, PPF और बच्चे की ट्यूशन फीस से खत्म हो जाती है, उनके लिए NPS में निवेश करके कुल 2 लाख रुपए की रकम पर टैक्स बचाने का विकल्प खुला है। रिटायरमेंट के वक्त या 60 वर्ष की आयु के बाद NPS में योगदान करने वाला व्यक्ति कुल जमा पैसे का 60% निकाल सकता है। इस पर कोई टैक्स नहीं है। बाकी 40% से एन्युटी यानी पेंशन प्लान खरीदना पड़ता है। ये एन्युटी जब भी आपके हाथ में आती है वो पूरी तरह से टैक्सेबल होती है। बच्चे की पढ़ाई, शादी या घर खरीदने, बीमारी जैसे उद्देश्यों के लिए व्यक्ति अपने कंट्रीब्यूशन का 25% तक आंशिक निकासी कर सकता है। NPS में महंगाई और स्मॉल सेविंग स्कीम को मात देने वाला रिटर्न देने की क्षमता है। इसमें निवेशकों का पैसा इक्विटी, कॉर्पोरेट डेट, सरकारी प्रतिभूति और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में लगता है। एक्टिव चॉइस ऑप्शन चुनकर खुद फैसला कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में कितना निवेश चाहते हैं। जो लोग उम्र के साथ एसेट एलोकेशन में बदलाव चाहते हैं वो ऑटो चॉइस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। निवेशक अपना पेंशन फंड मैनेजर भी चुन सकते हैं। उदाहरण से समझे NPS के रिटर्न का हिसाब। आशीष की उम्र 30 साल है। वो 60 साल की उम्र में रिटायर होंगे। अगर वो हर महीने NPS में 5,000 रुपए निवेश करते हैं तो 60 साल की उम्र में उनका कुल इन्वेस्टमेंट 18 लाख रुपए होगा। 10% सालाना के अनुमानित रिटर्न से 60 साल पर उनके रिटायरमेंट कॉर्पस में करीब 1,14,00,000 रुपए होंगे, जिसमें से 68.3 लाख रुपए उन्हें एकमुश्त टैक्स फ्री मिलेगा। बाकी 45.5 लाख रुपए से एन्युटी लेने पर 6% की दर से उन्हें 22,793 रुपए की अनुमानित पेंशन मिलेगी। इसी 5,000 रुपए महीने को अगर आशीष म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो 12% सालाना के रिटर्न के लिहाज से 30 साल बाद उन्हें 1,76,00,000 रुपए से ज्यादा मिलेंगे। इसमें निवेश की रकम 18 लाख और बाकी का 1,58,00,000 रुपए रिटर्न मिलेगा, यानी NPS की तुलना में 60 लाख रुपए ज्यादा मिलेंगे। तकरीबन टैक्स जो आपको म्यूचुअल फंड में लगता है वो फिलहाल है 10% ऑन अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।
मतलब आपका 1 लाख के ऊपर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा उसके ऊपर आपको 10% टैक्स भरना पड़ेगा। अगर ये दोनों का हम रिटर्न देखें, दोनों का फाइनल कॉर्पस देखें और म्यूचुअल फंड का ये 10% टैक्स निकाल भी दे, तो तकरीबन 60 लाख का फ़ायदा होता दिख रहा है लॉन्ग टर्म में। तो मेरे हिसाब से ये एग्ज़ाम्पल के रूप में हम देखें तो म्यूचुअल फंड फ़ायदे कारक लग रहा है। जब आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हो सिर्फ़ टैक्स बचाने के लिए, मेरे हिसाब से वो बिल्कुल गलत है। और फॉर दैट मैटर सिर्फ़ एनपीएस ही नहीं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट में आप निवेश करते हो, वो ईएलएसएस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो या कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट हो, उसको सिर्फ़ टैक्स बचाने की दृष्टि से नहीं करना चाहिए। आपका ओवरऑल फाइनेंशियल गोल्स देख के, आपका प्रोडक्ट सूटेबिलिटी, आपका रिस्क एपेटाइट देख के, आपका क्या रिस्क प्रोफाइल है वो देख के ही आपको निवेश करना चाहिए। जभी भी आप कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में, किसी इन्वेस्टर के लिए शायद इतना सारा लॉक इन नहीं रहना चाहते हैं, वो लोग 60 साल तक अपने फंड्स ब्लॉक नहीं करना चाहते हैं। दूसरा, जो 40% कॉर्पस आ रहा है उसको आपको कंपल्सरी एन्युटी के रूप में लेना है, और ये जो एन्युटी है उसका रिटर्न काफ़ी कम होता है, और ये एन्युटी के रूप में जो रिटर्न आएगा वो भी टैक्सेबल है। 40% वाला रूल भी निकल जाए, जो एन्युटी के तौर पे लेना है या कंपल्सरी उसको एन्युटी लेना पड़ेगा, जिसका फाइनेंशियल डिसिप्लिन इतना नहीं है, जो फाइनेंशियली इतने प्रूडेंस नहीं है, और जो मार्केट की वोलेटिलिटी से डर जाते हैं, और और उसके वो वोलेटिलिटी के चक्कर में अपना कॉर्पस तोड़ देते हैं, और जब मार्केट डाउन है, जब अमाउंट विथड्रॉ कर लेते हैं, इन लोगों के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। आशीष का कंफ्यूजन तो दूर हो गया। एनपीएस में निवेश टैक्स भी बचाता है और बुढ़ापे में एक मुश्त पैसा और पेंशन भी देता है। इक्विटी मार्केट से जुड़ा होने के कारण इनमें लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। हालांकि इसमें पैसे लंबे समय तक होल्ड रहते हैं, आप जब चाहें तब इन्हें निकाल नहीं सकते। निवेश पर ज्यादा रिस्क नहीं लेने वालों के लिए भी एनपीएस सही विकल्प हो सकता है। अपने भविष्य की जरूरत को ध्यान में रखकर एनपीएस में निवेश करना चाहिए।